वेलकम बच्चों। इस वीडियो में पाठ नंबर 6 जिसका शीर्षक कहानी का नाम था नमक, इस कहानी के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे ये प्रश्न जो हैं इनको ध्यान से सुने और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनका उत्तर लिखेंगे। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफिया हिंदुस्तान से पाकिस्तान यानी लाहौर अपने भाई से मिलने के लिए गई। बंटवारे के समय, विभाजन के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो बंटवारे हुए, जिसमें सफिया का भाई उधर यानी कि लाहौर में रह गया और सफिया दिल्ली में। तो वो वहां जब गई, उनके पड़ोस में एक सिख बीवी थी, वो लाहौर की रहने वाली थी, उनका वतन लाहौर था। तो जब सफिया ने वहां जाने की बात कही तो उसने कहा है कि तुम लाहौर जा रही हो तो मेरे लिए वहां से थोड़ा सा नमक लेकर के आना। सफिया लाहौर जाती है और वहां से एक पुड़िया नमक की ले जाने को अपने भाई से कहने लगी। तो उसके भाई ने कहा कि लाहौर से हिंदुस्तान में नमक जाना गैर कानूनी है और इसे चलो वहां जब तुम जाओगी तो इसे रास्ते में कस्टम अधिकारी पकड़ लेंगे और तुम्हें हिरासत में कर लेंगे। तब सफिया ने कहा कि इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। उसे विश्वास था, आत्मविश्वास था कि वो नमक कस्टम वालों को नमक दिखाएगी और ले जाएगी। तो उसके भाई ने कहा है कि नमक ले जाने पर तुम्हें तो पकड़ ही लेंगे, साथ में मेरी भी बदनामी होगी, इसलिए उसके भाई ने नमक ले जाने के लिए मना कर दिया। प्रश्न नंबर 2, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था? सफिया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था? सफिया को सुबह ही पाकिस्तान के लिए रवाना होना था, पाकिस्तान से रवाना होना था, इसलिए उसे रात को सामान की पैकिंग करनी पड़ी। सारी चीजें समेटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में बंध गई। केवल किन्नू एक फल होता है जो संतरा और माल्टा से मिलकर के बनता है। किन्नू की एक टोकरी में नमक की पुड़िया रह गई, इसलिए वह सोच रही थी कि नमक की इस पुड़िया को वह कैसे ले जाएगी। अगर उसे हाथ में ले ले तो वह कस्टम अधिकारी उसे पकड़ लेंगे, वालों के सामने इसको रख देगी। उसने वो पुड़िया अपने हाथ में ली और उसने कहा कि जब मुझे कस्टम अधिकारी पूछेंगे तो वह जो पुड़िया है मैं उनके सामने रख दूंगी। लेकिन अगर कस्टम वालों ने नहीं जाने दिया तो मजबूरी से हम लोग उसको वहीं छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी वह वायदे का क्या होगा जो उसने सिख बीवी को वायदा किया था, जो उसने अपनी माँ से किया था। जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा। यह सोचने लगी, यदि इस पुड़िया को किन्नुओं की टोकरी में रख लिया जाए तो किन्नुओं के ढेर में भला इसे कौन देख पाएगा। अगर देख भी लिया तो चिंतित होने लगी। दूसरे ही क्षण वह सोचने लगी कि किन्नू की टोकरी से इस नमक की पुड़िया को बाहर निकाल लिया जाए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जब वो चेकिंग करेंगे कस्टम अधिकारी तो ये पुड़िया मैं उनके सामने रख दूंगी। उसे आत्मविश्वास था, स्वयं भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। हिंदुस्तान से केले तथा पाकिस्तान में किन्नू सब ऐसे ही ले जा रहे थे। ऐसा चिंतन करके उसे बार बार उसके मन में एक उचित प्रकार उलझन पैदा हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ गई
जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ गई तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़ा था? चुपचाप क्यों खड़ा था? जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी सीढ़ी के नीचे की ओर अपना सिर झुकाए खड़ा था। देशों का चाहे राजनीतिक बंटवारा हो चुका हो, पर लोगों के दृश्य में अभी भी अपनेपन का भाव है। कस्टम अधिकारी ढाका का था, वह भी भारत से अलग देश का था, चाहे वह कहीं भी नौकरी करता हो, अब भी उसे अपने वतन से प्यार उतना ही था जितना बंटवारे से पहले था। क्वेश्चन नंबर 4, लाहौर अभी तक उनका वतन है। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका। या मेरा वतन ढाका है। जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? किस यथार्थ का संकेत करते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जिस मिट्टी, स्थान या देश में जन्म होता है, जहां वह खेल कूद कर बड़ा होता है, जिस वातावरण में उसका बचपन, उसकी किलकारियां गूंजती हैं, उसके साथ वह आजीवन बंधा रहता है। कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च सर्वागतपि गरीयसी, अर्थात जननी जन्मभूमि से तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मनुष्य चाहकर भी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल सकता। उनकी यादें आजीवन अब उनके हृदय में विराजमान रहती हैं। यह एक प्राकृतिक यथार्थ है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मभूमि के साथ अपने सपने संजोए हुए होता है, जो उसके मृत्यु तक यथावत बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व, सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर
चारित्रिक विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बताइए। नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी अनेक चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं। प्रखर प्रवक्ता। साफिया एक साहित्यकार थी, इसलिए वह बातचीत करने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी। वह बहस करने में पूर्ण समर्थ थी। नमक ले जाने के बारे में उसका भाई बार बार उसे समझाता रहा, लेकिन वह अपने तर्क से उसकी बातों को काटती रही। अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा तो जरूर ही घुमा लिया होता। तो अब आपसे कौन बहस करता है। यानी कि प्रखर प्रवक्ता होते हुए भी, साहित्यकार होते हुए भी उसके भाई ने उससे कहा कि ठीक है, तुमसे कौन बहस कर सकता है। इस प्रकार सफिया एक प्रखर प्रवक्ता थी। दूसरा नंबर है निडर। वह अत्यंत निडर थी। उसने अपने भाई के बार बार कहने पर भी वह कस्टम वालों से नहीं डरी। उसने कहा यदि कस्टम वाले उससे मांगेंगे, पुड़िया मांगेंगे, तो वह आराम से उनकी टेबल पर उसको मेज पर रख देगी और उन्हें सभी बात बिल्कुल ठीक ठीक बता देगी। इस प्रकार सफिया है कस्टम अधिकारियों से नहीं डरती और वह कहती है कि मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। नंबर 3 साहित्यकार। सफिया एक श्रेष्ठ साहित्यकार भी है। उसका साहित्यकार होना उसके भाई के संवादों से पता चलता है। उसके संवादों से हमें पता लगता है कि उसमें श्रेष्ठ प्रतिभा है। वह कहता है अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा तो जरूर भी घुमा हुआ होता है। नंबर 4 है ईमानदार। सफिया एक ईमानदार नारी है। जब सफिया का भाई उसे कहता है कि उसे नमक लेकर सरहद से गुजरना होगा जहाँ कस्टम वाले उसे पकड़ लेंगे, तो उसकी ईमानदारी का परिचय मिलता है। वह कहती है निकल जाने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से लेकर जा रही हूँ, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा करके लेके जाऊंगी। ये उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। नंबर 5 इंसानियत। सफिया एक ऐसी इंसान है जिसमें इंसानियत के गुण कूट कूट कर भरे हैं। वह सरहदों को देखकर अत्यंत चिंता में पड़ जाती है। जब दोनों ओर के व्यक्ति पहनावा, बोलने के अंदाज एक हैं, जमीन एक है, फिर ये दो कैसे बने। इस उदाहरण से उसकी इंसानियत स्पष्ट हो जाती है। अरे फिर भी कानून कानून कहे जाते हैं, क्या हम कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरावत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं। यहाँ पर उसकी इंसानियत का पता चलता है। पॉइंट नंबर जो 6 है वो दृढ़ निश्चय। यानी कि वो जिस कार्य में को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेती है, उसे अपने कार्य को पूरा करके रहती है। सफिया एक दृढ़ निश्चय नारी है। उसने नमक लेकर अपना दृढ़ निश्चय किया था, जिसे उसने पूर्णतः निभाया और अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए सरहद के पास गैर कानूनी होते हुए भी नमक की पुड़िया को दिल्ली ले आई। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों के आधार पर उदाहरणों के जरिए पुष्टि करें। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नमक कहानी का मूल भाव क्या है। मानचित्र पर एक लकीर खींच देना, कोई दो सरहदों को, जमीन और जनता को कागजी रूप में बंटवारा तो कर सकते हैं, लेकिन उनका मन नहीं अलग कर सकते, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं। यह सत्य है कि जमीन को चाहकर भी नहीं बांटा जा सकता और न कोई जनता के हृदय की भावनाओं को दबाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। मानचित्र पर खींची गई लकीरें आत्मिक रूप से उसे नहीं बांट सकती। जैसे सफिया को पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का यह कथन कि मेरा वतन दिल्ली है और मुझे आज भी अपने वतन से प्यार है। अपने अजीब उसने कहा कि आप यहाँ कैसे आई हैं? उसने कहा कि हमारा वतन लाहौर है, बंटवारे के समय मेरा भाई यहाँ रह गया और मैं दिल्ली में। आज भी मेरे भाई को अपना वतन प्यारा है। जब साफिया पाकिस्तान से नमक लेकर चली
तो कस्टम अधिकारी ने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को जाकर मेरा सलाम बोलना और उस खातून को भी मेरा सलाम बोलना और उसे कहना कि मेरा वतन भी दिल्ली है। इतना ही, कोई शारीरिक रूप से विभक्त नहीं कर सकता। आप दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तब उसने कहा है कि मेरा वतन दिल्ली है, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भारत पाक विभाजन के इतने वर्षों बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से हृदय से प्यार करते हैं। आज भी वे इस जमीन और लोगों के दिलों में दूरी पैदा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? नमक कहानी में लेखिका ने भारत और पाक के विभाजन में अपने को विस्थापन की एक समस्या के सामने प्रस्तुत किया है। विस्थापन की समस्या के पश्चात यहाँ की जनता के ऊपर अनेक भेदभाव पैदा हो गए हैं, लेकिन इस आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद आज भी घुला हुआ है। भारत पाक जनता परस्पर जुड़ी हुई है, उन्हें अब भी अपनी जन्मभूमि से प्यार है और वो अपने जन्म की जो स्वर्णिम यादें हैं वो आज भी बरकरार हैं। सफिया के द्वारा गैर कानूनी नमक लाने पर कस्टम अधिकारी उसे रोकते हैं तथा नमक को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन आपसी मोहब्बत के कारण सफिया की बातों पर विश्वास करके उसे ट्रेन में चढ़ाते हुए नमक की पुड़िया उसके हाथ में थमा देते हैं। यानी कि मानचित्र पर लकीर खींचना भेदभावों को नहीं मिटा सकता, मनों के प्यार नहीं मिटा सकता। भले वो मानचित्र पर रेखा खींच गई हो, बंटवारा हो गया हो, लेकिन आज भी व्यक्ति कुछ ऐसे हैं जो अपने समय का बचपन का प्यार या यादें आज भी अपने दिलों में संजोए हुए हैं और आज भी अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में नमक कहानी के अभ्यास के प्रश्न करवाए हैं। ये सभी प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं सुंदर राइटिंग के साथ।